हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और हम अपने लाइव प्रोसेस के तीसरे टॉपिक यानी ट्रांसपोर्टेशन पर आ चुके हैं, जो कि इस चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आज हमें मिलने वाली है। भाई इम्पॉर्टेंट किस वजह से है, अगर इसको एक सिचुएशन से समझे कि ट्रांसपोर्टेशन की महत्व क्या है। मान लो ये हमारा एक शरीर जो है ना, वो एक फैक्ट्री है, जहाँ पे ये जो सेल्स हैं, जो हमारा शरीर क्या है, कोशिकाओं से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, जो इतने सारे कार्य कर रहा है, एनर्जी बना रहा है, इतनी सारी चीजें कर रहा है। तो इन सेल्स को मान लो इस हमारी बॉडी के क्या है, वर्कर्स की तरह ही तो है। अब वर्कर्स को काम करने के लिए, मजदूरों को काम करने के लिए क्या चाहिए भाई? खाना चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये सारी चीज चाहिए। अब ये खाना वगैरह कहीं से तो आ रहा होगा, कहीं से तो ये चीजें आ रही होंगी। सोचो, जहां पे ये खाना है और जहां पे इन्हें जाना है उन मजदूरों के पास। मजदूर यहाँ पे कौन है? हमारे सेल्स हैं, कोशिकाओं की मैं बात कर रहा हूं। अगर ये खाना यहां तक पहुंचने के लिए क्या है, आपको एक सिस्टम का आवश्यकता है। आपको रोड चाहिए, आपको व्हीकल्स चाहिए, या जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो वो चीज यहां से यहां तक पहुंच पाएगी। सोचो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही खत्म हो जाए, मान लो कुछ समय के लिए है ही नहीं, कोई गाड़ी रोड वोड कुछ भी चीज नहीं है, तो क्या ये खाना यहाँ पे पहुंच पाएगा? या ये जो वाटर है यहाँ पे पहुंच पाएगा? ये ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंच पाएगा? कुछ भी चीज इन लेबर, ये जो सेल्स हैं, हमारे कोशिकाएं हैं, उन तक पहुंच पाएंगी? चीजें नहीं पहुंच पाएगी। और सोचो जब इन्हें खाना पानी नहीं मिलेगा तो बेचारे कहाँ से करेंगे? गरीब मर जाएंगे, पूरे शरीर में केओस मच जाएगा, बहुत ही अफरा तफरी नहीं मच जाएगी। सेम यही चीज हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कर रहा है। बॉडी जो है वो हमारी बनी हुई है क्या? सेल से। हर एक इंडिविजुअल सेल को फूड चाहिए टू फॉर्म एनर्जी, ऑक्सीजन चाहिए टू फॉर्म एनर्जी। अब ये जो फूड है, ये जो ऑक्सीजन है, इनको ले जाने का जो काम कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वहन में। और ये बन जाता है एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, संवहन या वहन तंत्र, जिसमें हम दोनों के बारे में बात करेंगे। एक बार हम पहले ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे कि मानवों में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से कंट्रोल होता है, कैसे कैसे चीजें फंक्शन करती है। देन वी विल गेट बैक टू द प्लांट। ओके, सो आप समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे चीजों के साथ बढ़ेंगे, कैसे हम चीजों को कंटिन्यू करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन, वहन की बात कर रहे हैं। अब तक हम देख चुके हैं कि भाई हमने न्यूट्रिशन देखा, जब हम एलिमेंट्री कैनाल आहार तंत्र की हम बात कर रहे थे तो हमने सिंपल सी बात देखी थी कि जो हमने खाना खाया उसका पूरा ब्रेक डाउन हो गया, तो हमें वहां से क्या मिला था? फूड, ग्लूकोज मिला था। फिर हमने देखा कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, और एनर्जी फॉर्म हो रही है। वही एनर्जी हमें दिन भर के कार्य करने में मदद कर रही है। लेकिन ये जो फंक्शन हो रहे हैं, ये जो फूड का डाइजेशन हुआ, इसका अपना एक स्पेसिफिक एरिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का ब्रेकडाउन हुआ है। आप जब श्वास ले रहे थे तो जो हमारी चेस्ट कैविटी है, यहाँ पे एल्वियोली जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन इस काम को कर रहा है ना, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये शरीर के हर एक टिश्यू, सर से लेके पांव, घुटने तक, अंगूठे तक, हर जगह पहुंचना है इसे। जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उससे जो एनर्जी बनेगी वो फूड पार्टिकल हर एक इंडिविजुअल सेल तक पहुंचना है। तो कोई तो होगा ना जो इस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को, ऑक्सीजन को, हमारे उन इंडिविजुअल सेल्स तक लेके जा रहा होगा। उनके बारे में पढ़ने वाले हैं हम इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। स्टार्ट करते हैं हम आगे टॉपिक हमारा। सबसे पहला है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र, कि कैसे चीजें सर्कुलेट हो रही हैं। और इस सर्कुलेशन में ये जो फूड का डाइजेशन हुआ है, ये जो एनर्जी बनने वाली है, इसके लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ये कैसे सर्कुलेट होगा? एल्वियोली ने इसे एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन ये हमारे उंगलियों तक कैसे आएगा? हमारे पाँव के अंगूठे तक कहाँ से आएगा? कैसे सर तक पहुंचेगा? कैसे चीजें पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही है हर एक जगह में? इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा सबसे पहला कंपोनेंट, या सबसे पहला जो हिस्सा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है हमारा क्या? ब्लड, यानी आपका रक्त। देखो, ब्लड की जब हम बात करते हैं, आप ऑब्वियसली पहली बार ब्लड के बारे में नहीं सुन रहे हो, आपने
बहुत बार ब्लड के बारे में सुना होगा, उसके कंपोनेंट के बारे में सुना होगा। सो ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। आपके 9th क्लास में जो हमारा टिश्यू वाला टॉपिक है वहां पे भी हम पढ़ते हैं कि ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी ऊतक है। कनेक्ट कर रहा है ना शरीर के डिफरेंट पार्ट को, एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट कर रहा है। तो क्या कर रहा है, वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जिसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, संवहन कर रहा है। किन पदार्थों का, आपके ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वेस्ट प्रोडक्ट का, हॉर्मोन्स का, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसकी मदद से, हमारे ब्लड यानी रक्त की मदद से ये सारी चीजें होती है। अब जब कटता है तो खून लाल लाल दिखाई दे रहा है, तो लग रहा है ब्लड जो है लाल है। एक्चुअली जो ब्लड है उसके भी अपने अपने कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड क्या है आपके, मेनली दो चीजें मौजूद हैं अगर ब्रॉडर लेवल पे बात करें। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा क्या, प्लाज्मा, जिसे हम बोल रहे हैं। पूरी ब्लड में आपका अराउंड 55% जो होता है, 50 to 55% जो होता है, वो हमारा क्या होता है, प्लाज्मा मौजूद होता है। प्लाज्मा एक तरीके का येलोइश पीले कलर का फ्लूइड है। आपने कभी जो मम्मियाँ वगैरह हमारी होती है, दूध वगैरह की जो मलाई जमती है, उसको काफ़ी हफ्ते 2 हफ्ते तक जब वो इकट्ठा कर लेती है तो अच्छी खासी मलाई इकट्ठा हो जाती है। फिर वो क्या करती है, खूब उसे मथती है ना। तो क्या होती है, छाय अलग हो जाती है और वो लोई अलग हो जाती है। फिर उसको मस्त गर्म करके एकदम अपना देसी घी तैयार हो जाता है। तो वो जो मथ रही हैं, एक्चुअली इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। हालांकि ये जो स्पीड है वो ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, लगभग 1000 राउंड्स पर सेकेंड, कुछ ऐसी स्पीड होती है। जब इस स्पीड से इसे खूब तेजी से घुमाया जाएगा तो इस ब्लड के अंदर जो हमारा प्लाज्मा है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एक येलो कलर का फ्लूइड होगा, पीले कलर का तरल पदार्थ होगा, वो ऊपर की ओर सेपरेट हो जाएगा, वही होता है हमारा क्या, प्लाज्मा। ठीक है, एक येलोइश फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, जो मेनली हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, हार्मोन है, इन सब को ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, हमारी मदद करता है, ब्लड की मदद करता है। दूसरा कंपोनेंट होता है ब्लड सेल्स, रक्त की कोशिकाएं। बेसिकली इस ब्लड सेल्स में ये अराउंड बाकी का बचा हुआ ये ब्लड सेल्स होता है। इस ब्लड सेल्स के भी 3 कंपोनेंट है। इसमें हमारा रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज मौजूद होते हैं, वाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसीज मौजूद होते हैं, और ये होता है हमारा क्या, प्लेटलेट्स। इस ब्लड सेल्स में अराउंड 40 to 42% जो होता है वो हमारा आरबीसी ही मौजूद होता है। पूरे ब्लड के कंपोनेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है प्लाज्मा, उसके बाद आते हैं हमारे आरबीसीज, फिर आते हैं हमारे प्लेटलेट्स, फिर आते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स। ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, इसके बारे में हमने इससे पहले भी जो हमारा रेस्पिरेशन वाला टॉपिक चल रहा था उसमें भी हमने डिस्कस करा था कि जो हमारी आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उसमें रेड कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, क्योंकि इसी में हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन को रखता है, तो ईजिली ऑक्सीजन इसमें ट्रांसपोर्टेशन इसका हो जाता है। वाइट ब्लड सेल्स को हम और किस नाम से जानते हैं, इम्यून सेल्स के नाम से भी जानते हैं। इम्यून सेल्स यानी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म, कोई जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में जब अटैक करते हैं तो हमारा शरीर भी उससे लड़ता है ना। तो उससे लड़ने वाले कौन हमारे योद्धा हैं, वो यही है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, कोविड टाइम में हमने खूब सुना था कि इम्यूनिटी को बूस्ट करो, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो। ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का मतलब है हमारे डब्ल्यूबीसीज को मजबूत बनाना। अगर आपके वाइट ब्लड सेल्स स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो कोई भी छोटी मोटी अगर बीमारी आती है तो हमारा शरीर उसे आसानी से लड़ पाता है। अगर इम्यूनिटी वीक है तो छोटी मोटी बीमारी भी बहुत ज़्यादा परेशान या घातक कई बार साबित हो सकती है। तीसरा कंपोनेंट है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में क्या समझते हैं भाई, प्लेटलेट्स क्या करता है, ये ब्लड की क्लॉटिंग करता है। खून कट, हाथ कटा, चोट लगी, खून निकल रहा है, थोड़ी देर बाद खून निकलना बंद हो जाएगा, तो उस एरिया से प्लेटलेट सिक्रीट होते हैं। प्लेटलेट्स उस पर्टिकुलर एरिया में क्या कर देते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग कर देते हैं। जैसे ही ब्लड की क्लॉटिंग होगी, क्लॉटिंग मतलब थक्का बनना, हिंदी में क्या बोलते हैं, थक्का बनना, तो जैसे ही ब्लड की क्लॉटिंग होगी वहां पे एक्सेस ब्लड लॉस जो है वो कम हो जाएगा। यानी अगर प्लेटलेट्स की कमी है तो ब्लड लॉस हमें ज्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर प्लेटलेट सही अमाउंट में है तो एक्सेस अमाउंट में ब्लड लॉस वहां पर
नहीं होगा। तो ये ब्लड के कंपोनेंट हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज का काम क्या है भाई? आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद है, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। वाइट ब्लड सेल्स को हम इम्यून सेल्स के नाम से जानते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमारी मदद करता है, यानी कोई फॉरेन जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह बॉडी को अटैक करते हैं तो उनसे लड़ने का कार्य करता है कौन? डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स, ये ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी चोट वगैरह लगती है और जब ब्लड लॉस हो रहा होता है तो वहाँ पर प्लेटलेट सिक्रीट हो जाएंगे और वहाँ पे क्लॉटिंग कर देंगे, रक्त का थक्का बना देंगे, और रक्त के थक्का बनने के कारण वहाँ पे एक्सेस ब्लड लॉस नहीं होगा। क्लियर है? तो ब्लड हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, मानव परिसंचरण तंत्र का। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे क्रूशियल सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट है, बहुत ही नाजुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके कारण पूरा शरीर टिका हुआ है, वो है हमारा हार्ट। इसने अगर अपनी फंक्शनिंग बंद कर दी तो हम भी अपनी फंक्शनिंग परमानेंटली हमारी बंद हो जाएगी। ठीक है, आपके शरीर का कोई हिस्सा कार्य ना करें तो शायद मैनेज हो जाए, अगर इसने ही पंप करना, धड़कना बंद कर दिया तो वहां पर खेला हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है हमारे हार्ट का डायग्राम। भाई ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, हमारा जो हार्ट है, जो मानव हृदय है, वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक पेशीय ऊतक है ना। इसका साइज जो है वो आपके फिस्ट, आपकी ये जो मुट्ठी है, इतना साइज होता है आपके हार्ट का, शिफ्टेड टुवर्ड द सेंटर। लेफ्ट में आपका जो अपना लेफ्ट वाला एरिया है उस तरफ हार्ट देखने को मिलता है, थोड़ा सा सेंटर की तरफ ये शिफ्ट होता है। कौन? हमारा हार्ट, है ना। हमारा हार्ट जो है ना, कुछ लोगों के लिए शायद हार्ट ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हार्ट कभी था नहीं। किसने बनाया आज तक मुझे भी नहीं पता चला। अगर आपको पता है ये हार्ट का उदय कहाँ से हुआ है तो जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर, हार्ट के जब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो बहुत ही सुंदर डायग्राम है और काफी सारी चीजें जो है, काफी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें देखने को हमें मिलती है। ठीक है, हार्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ कमरे दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर और दो नीचे वाले हिस्से में। इनको हम बोलते हैं क्या? चैम्बर्स बोलते हैं। हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि ये चैम्बर्स क्या है और किस तरह से फंक्शन करते हैं। भाई पूरी स्टोरी के साथ चीजों को समझते हैं। ठीक है, श्वास लिया था हमने जब अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करा था, तो हमने लंबी गहरी श्वास ली थी, यानी हमने ब्रीदिंग की थी ताकि रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारा हो पाए। तो जब हम इनहेल करते हैं तो नोस्ट्रिल से एयर गई, फिर वो लारिंक्स, फारिंक्स, ट्राकिया, ब्रोंक्यूल्स होते हुए जो तुम्हारी एल्वियोली है, कुपिका है, विच इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, उस वो सांस ले रहे हो तो चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो रही है ना, ताकि मैक्सिमम एयर वहां पे फिल हो सके। वहां पे एल्वियोली में, लंग्स में क्या हो रहा है? गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, यानी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज किया जा रहा है। भाई जैसे ही वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा, हमारे जो ब्लड है वो दो कंपोनेंट में बढ़ जाएगा, यानी जो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे दे विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इन ब्लड के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, श्वास लिया, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हुई, यहाँ पे गैसों का एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया। तो जो ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर चुके हैं, अवशोषित कर चुके हैं, दे विल बी नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आएंगे? हार्ट के पास। भाई पानी आ रहा है, लेकिन पानी मुझे छठे मंजिल पर पहुंचाना है, तो पानी अपने आप उड़ के थोड़ी ना जाएगा, कोई मोटर चाहिए ना जो उस पानी को ऊपर तक पहुंचाएगा। उसी मोटर का काम करता है कौन? हमारा हार्ट। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या है? हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है। कैसे करता है भाई? जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ये हमारे हार्ट में अब एंटर करेगा। हार्ट में एंटर करता है ये हमारे पल्मनरी वीन्स वाले रीजन से। ठीक है, पल्मनरी वीन वाला वो रीजन है हार्ट का जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट, आपके हृदय के अंदर एंटर करता है। ठीक है,
जैसे ही वो एंटर करेगा वो आपके हार्ट के ये जो 4 चैम्बर्स, 4 छोटे छोटे कमरे की जो मैं बात कर रहा था ना, उसमें से पहले कमरे में आएगा, दैट इज योर लेफ्ट ऑट्रियम। लेफ्ट ऑट्रियम में एंटर करेगा कौन? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीकृत रक्त। क्लियर है? अब हार्ट क्या है हमारा? एक पंपिंग ऑर्गन है, ऐसे धड़क रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एक ये मूवमेंट हो रही है। तो ये जो धक 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 चल रहा है ना, ये कॉन्ट्रैक्सेशन रिलैक्सेशन, विराम और फिर सिकुड़ना, विराम अवस्था सिकुड़ना, एक ये इस मूवमेंट को फॉलो करता है हमारा हार्ट। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी वीन्स के थ्रू लेफ्ट ऑट्रियम में एंटर करता है, लेफ्ट ऑट्रियम जो है वो रिलैक्स मोड में है। अभी ये कैसा है? रिलैक्स मोड में है। अब दिल धड़केगा, जैसे ही वो धड़केगा इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहां पे क्या होगा? हार्ट आपका सिकुड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ने के कारण आपका ये जो ब्लड है ये वेंट्रिकल्स में एंटर करेगा। आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें एंटर करेगा कौन? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपने इनहेल करा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है, ताकि हार्ट जो है आपका हृदय जो है वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में फेंक दे, एकदम पहुंचा दे सारे ऑक्सीजन को। तो कहां से एंटर कर रहा है वो हार्ट में? पल्मनरी वीन से एंटर करेगा। कहां एंटर कर रहा है? लेफ्ट ऑट्रियम में एंटर कर रहा है। लेफ्ट ऑट्रियम में क्या जब एंटर कर रहा है तो वो अभी रिलैक्स मोड में है। हार्ट जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सिकुड़ेगा, वही ब्लड एक हाई प्रेशर के साथ कहां पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एक प्रेशर के साथ, ये है हमारी आउटा, इसको हम बोलते हैं महाधमनी, सबसे बड़ी हमारी आर्टरी है जिसको हम बोलते हैं आउटा। इसके थ्रू होते हुए ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाएगा, अलग अलग टिश्यूज में, ऑर्गन्स के पास पहुंचेगा, जहां पे वो ऑक्सीजन छोड़ने का, ऑक्सीजन देने का काम करेगा। क्लियर? इतनी सी बात। श्वास लिया, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो इस ब्लड को वो कहाँ गए? हार्ट के पास गए, पल्मनरी वीन से एंटर करते हैं, लेफ्ट ऑट्रियम में आए, अभी वो रिलैक्स मोड में है। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सिकुड़ेगा, ब्लड एक प्रेशर के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा वो उसे एक प्रेशर के साथ आउटा के थ्रू, महाधमनी के थ्रू शरीर के अन्य अंगों में भेज देगा। अब उन ब्लड ने क्या करा? वहां पे ऑक्सीजन दे दिया, ले लिया। अब उन सेल्स ने एनर्जी बनाई थी ना भाई, पहले भी तो ऑक्सीजन गया था, तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ होगा, और हमने देखा था जब एनर्जी का फॉर्मेशन होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, वाटर बन रहा था, 38 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल बन रहे थे जो एनर्जी थे, तो उनको ऑक्सीजन दे दिया कि लो भैया और एनर्जी बनाओ। लेकिन जो पहले से तुमने एनर्जी बनाई थी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर क्या है? हाई कंसंट्रेशन में होगा ना। उन सेल्स ने जिन्होंने एनर्जी फॉर्म करी है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन में है। ये गरीब तो ऑक्सीजन लेके आए हैं ना, तो इनके पास तो कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, तो क्या होगा? ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगेगा, और यही सेल्स, यही ब्लड सेल्स उस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली, अब क्या? उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। फिर से कोई बंदा होगा जो उस पानी को फिर हमारे लंग्स तक ले जाएगा, तभी तो यहां पे वो रिलीज होगा। तो उस परिस्थिति में यही ब्लड जो पहले ऑक्सीजन लेके गए थे, अब उन इंडिविजुअल सेल से ऑक्सीजन दे के कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस से इस लड़के के पास, यानी हमारे हार्ट यानी हृदय के पास फिर से वो आएंगे, फिर से इनका मिलाप होगा। और ये जो आप देख रहे हो वेना कावा, इसके थ्रू जो हमारा जो ब्लड है, अब जब वो पहले गया था तो उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद था, तो उसे हम बोल रहे थे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ये ब्लड आया है इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो यही बन जाएगा क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बन जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से घूम फिर के कहां पे आया? हार्ट के पास आया है। और ये वेना कावा, दो हमारे पोर्शन होते हैं, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी और वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। तो दो पोर्शन है वहां से वेना कावा के थ्रू, चाहे वो अपर से हो चाहे वो लोअर से हो, दोनों तरफ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट में एंटर करते हैं। कहां पर? राइट ऑट्रियम में एंटर करेंगे, यानी अपर चैम्बर में एंटर करेंगे, जिसे हम राइट ऑट्रियम बोल रहे हैं। कैसा ब्लड है यहाँ पे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ये ऐसा ब्लड सेल्स है
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। यानी जो लेफ्ट वाला पोर्शन है तुम्हारे हार्ट का, मैं ऐसा खड़ा हूं तो ये मेरा हार्ट है, तुम भी खड़े हो, तुम्हारे लेफ्ट वाला एरिया जो है, तो लेफ्ट पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और जो तुम्हारा राइट पोर्शन है वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है। यानी ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, डीऑक्सीजनेटेड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑट्रियम में एंटर करता है, और फिर अभी यहाँ पे हार्ट कैसा होगा, रिलैक्स मोड में होगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सिकुड़ेगा, और सिकुड़ने के कारण वही ब्लड एक हाई प्रेशर के साथ राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। यही ब्लड हाई प्रेशर के साथ राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा, यानी नीचे वाले लोअर चैम्बर में एंटर करेगा। और फिर ये वेंट्रिकल क्या होगा, फिर से उसे प्रेशर के साथ पल्मनरी आर्टरी के थ्रू, किसके, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू वो हार्ट से होते हुए कहां पर आएगा, फिर से लंग्स में आएगा, और लंग्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा, जिसे हम एक्सेल कर देंगे। समझ में आया चीजें क्या हो रहा है, किस तरह से ये चीजें हो रही है। अब बोलते हुए शायद मैं स्लो बोल रहा हूं, या समझने में ऐसा लग रहा है कि बड़ा टाइम टेकिंग और कितना सारा लंबा है, बहुत क्विक प्रोसेस है ये, है ना, जितना हम सोच भी नहीं पा रहे उतनी तेजी से ये प्रक्रिया हो रही है, लेकिन समझने में लगता है कि हाँ काफी ज्यादा लेंदी और काफी बड़ा अजीबोगरीब प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है भाई। शरीर जो है ना ये हमारा, ये गॉड की क्रिएशन है, कब क्या हो रहा है, कैसे बॉडी हील हो रही है, कैसे क्या हो रही है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कई बार इसको पता लगा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो बनाया गया है ना, ये कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे क्या कर रही है, ये उसकी क्रिएशन है। तो ऑब्वियसली उनको थैंक्स कहना तो बनता ही है, ताकि हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं और हमारा शरीर ठीक ठाक चल रहा है और हम चीजों को देख पा रहे हैं। खैर, सो यहां से पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू वो कहां पहुंचा, हमारे लंग्स में, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, हमने एक्सेल कर दिया, फिर हम इनहेल करेंगे, वही ब्लड ऑक्सीजन को लेगा, फिर से पल्मनरी वीन्स के थ्रू लेफ्ट ऑट्रियम में आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे हार्ट वेंट्रिकल्स में आएगा, फिर आउटा के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फिर हार्ट में आएगा वेना कावा के थ्रू, ऊपर वाले अपर चैम्बर में राइट ऑट्रियम में आएगा, प्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, वही कहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे वेंट्रिकल में पहुंचेगा, और फिर पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू दोबारा लंग्स में पहुंचेगा। तो इस तरह से ये अपना सर्कुलेट करता रहता है, अपने साइकिल को कंप्लीट करता रहता है। इस तरह से हमारा हार्ट फंक्शन करता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और जाननी हमें बाकी है, क्या क्या बातें और हैं जो हमें ध्यान में रखनी है यहाँ पे। भाई देखो, जब भी ब्लड वेंट्रिकल्स में आ रहा है, तो वेंट्रिकल्स में ना ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, प्लस वेंट्रिकल क्या कर रही है भाई, ऑट्रियम ने तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण, सिकुड़ने के कारण आसानी से ब्लड को नीचे वेंट्रिकल्स में पहुंच दिया, सॉरी ऑट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ने के कारण बड़ी आसानी से इस ऑक्सीजनेटेड या फिर इस वाले कंडीशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रिकल में पहुंचा दिया। लेकिन वेंट्रिकल कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि वो इसे पंप करके कहां, आउटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट में भेज रहा है, या इसे पंप करके पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में भेज रहा है। तो इनको और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, इसलिए वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक वॉल होती है, इनकी थोड़ी सी मोटी परत देखने को मिलती है एज कंपेयर टू ऑट्रियम। इनकी जो परत है वो ज्यादा मोटी नहीं होती है, इनकी एक पतली परत होती है, बट वेंट्रिकल्स की थोड़ी थिक वॉल होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो आ रहा है वो एक प्रेशर में एंटर कर रहा है, प्लस ये उनको पंप करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजने का काम कर रहे हैं या फिर लंग्स में भेजने का काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए उनकी वॉल क्या होती है, थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है। प्लस देखो, अगर कोई चीज बॉडी में ऊपर से नीचे जा रही है तो वहां पे तो समझ में आता है कि भाई ग्रेविटी नाम की भी चीज होती है, कोई चीज ऊपर से नीचे जा रही है। लेकिन जब ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है, ब्लड ऊपर से नीचे मूव कर पा रहा है बड़ा इजीली बिना किसी दिक्कत के, तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमें स्पेसिफिकली क्या देखने को मिलता है, ये देख रहे हो आप, ऐसे ये दो डंडे से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, है ना, यहाँ पे दो डंडे से आपको देखने को मिल रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज वाल्व्स। क्या बोलते हैं इन्हें, वाल्व्स। इन वाल्व्स का काम होता है कि जो ब्लड का बैकवर्ड मूवमेंट है ना उसको कंट्रोल करे, कि हर एक स्पेसिफिक रीजन के बाद, एरिया के बाद यहाँ पे वाल्व्स बने होते हैं ताकि जो ब्लड सेल्स है वो बैकवर्ड मूव ना करे, हमेशा
अपवर्ड मूव करे, इसलिए क्या देखा जाता है यहाँ पे, वाल्व देखा जाता है। क्लियर है? आई होप इतनी सी चीजें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने हार्ट के बारे में पढ़ा कि भैया हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक पेशीय अंग है, जिसे पंपिंग ऑर्गन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है। इसका साइज जो है वो एक फिस्ट, आपकी मुट्ठी जितना साइज जो है वो हमें हार्ट में देखने को मिल जाता है। ह्यूमन हार्ट में क्या है, 4 चैम्बर हैं, वही 4 कमरे जिनके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे थे, ऑट्रियम है ना, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। जो राइट ऑट्रियम है, जिसे हम ऑरिकल भी बोल सकते हैं, ये क्या करता है, सॉरी पहले राइट ऑट्रियम से पहले हम लेफ्ट का देख लेते हैं, लेफ्ट वाला का है, हाँ। लेफ्ट ऑट्रियम क्या करता है, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारा ये हार्ट वाला एरिया था, उसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, उसका लेफ्ट ऑट्रियम क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। कहां से, लंग्स से। किसके थ्रू, पल्मनरी वीन्स के थ्रू वो एंटर करता है। फिर वो ही ब्लड जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सिकुड़ेगा, तो वही ब्लड कहां पहुंचेगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी वाया द आउटा। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको फिर से पंप कर दे, कहां, पूरे शरीर में। किसके थ्रू, आउटा। इसको हम सबसे बड़ी आर्टरीज बोलते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन हार्ट जो है, बॉडी है, वो कौन है, आउटा है। इसको हिंदी में महाधमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाधमनी। थिकेस्ट वॉल, इसकी जो परत है वो कैसी होती है, थोड़ी सी मोटी हमें देखने को मिलती है, बिकॉज इट पंप्स ब्लड टू द होल बॉडी। भाई ये पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है ना, तो पंप करने के लिए ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी परत जो है वो हमें थोड़ी सी मोटी दिखाई देती है, थिक दिखाई देती है। वहीं जो हमारा राइट वाला पोर्शन है, तो जो राइट ऑट्रियम है, जो अपर चैम्बर था, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। कहां से, फ्रॉम द बॉडी वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, या अपर या लोअर वेना कावा है, उसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। कहां, राइट ऑट्रियम में। उसके नीचे राइट वेंट्रिकल है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा, फिर हमारा ब्लड क्या है, एक प्रेशर के साथ वेंट्रिकल्स में एंटर करेगा। वेंट्रिकल्स क्या करेगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देगा। कहां, टू द लंग्स वाया पल्मनरी आर्टरीज। पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू आपके लंग्स में उसे पंप कर देगा, और लंग्स में फिर से फिल्टर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, एक्सेल करेंगे, वो आप बाहर आ जाएगा। फिर वही ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वही साइकिल जो है वो हमारी कंटिन्यू होती रहेगी। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, हमें लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इनके बारे में हमने देख लिया। और क्या हमें देखने को मिलता है हार्ट के अंदर, हमें वाल्व्स देखने को मिलते हैं। कहाँ, हमारे हार्ट में, विच इज प्रेजेंट बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल। जो ऑट्रियम एंड वेंट्रिकल्स वाला रीजन है, वहां पर हमें वाल्व देखने को मिलते हैं। एंड एट द एग्जिट्स ऑफ वेंट्रिकल, जहां पे नीचे वाला वेंट्रिकल्स, अभी आपने शायद ये डायग्राम जब मैंने दिखा रहा था, तो ये जो एग्जिट वाला है वेंट्रिकल का, दोनों का एग्जिट हो रहा है ना, यहाँ से निकल रहा है ब्लड जो है, निकल रहा है, तो एग्जिट पे भी हमें क्या होता है, वाल्व देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वाल्व का काम क्या है, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ये क्या करता है, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ताकि पीछे की ओर मूव ना कर जाए ब्लड। इसका ध्यान रखने का काम करता है कौन, हमारा वाल्व। क्लियर है इतनी सी बात? आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब एक सवाल उठता है, क्या, वाई दिस सेपरेशन? ये जो हमारा लेफ्ट ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये हार्ट में 4 चैम्बर बने हुए हैं, ये जो ऐसा सेपरेशन हमें देखने को मिल रहा है अपने हार्ट के अंदर, ये ऐसा क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई ऐसा, ठीक है, कि हमें ये डिफरेंशिएशन बनाने की आवश्यकता पड़ गई? तो देखो, हम जो है ना वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। हम मतलब, मैं अपनी मैमल्स की बात कर रहे हैं, हम बर्ड्स वगैरह की बात कर रहे हैं। सो वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल। हमें सरवाइव करने के लिए ना बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अभी कुछ जानवर जो हैं वो चाहे ठंड हो गर्म हो, आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, लेकिन आपने
नोटिस किया होगा कि आपके घरों में जो ये छिपकली वगैरह हैं, जब गर्मियाँ आती है, बरसात का समय है, तो कहीं भी दिख जाती है, दीवारों पे चल रही हैं, एकदम नीचे मौज काट रही हैं, सब दिखती हैं। लेकिन जब हमें अच्छी ठंड देखने को मिलती है, दिसंबर जैन का जब महीना आता है, तो ये बहुत आसानी से नहीं देखने को मिलते हैं। नहीं, क्योंकि ये है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनको सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, ये वार्म एरिया में ही सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं और इन्वायरमेंट में सस्टेन यानी अपने आप से सरवाइव कर सकते हैं। अब इस सर्वाइवल के लिए हमारी बॉडी को चाहिए भर भर के एनर्जी। अब भर भर के एनर्जी तभी मिलेगी ना जब भर भर के ऑक्सीजन मिलेगा। खाना खाओगे, वहां से ग्लूकोज मिल गया, लेकिन वो ग्लूकोज टूट के ही तो एनर्जी बनाएगा। अब जब उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन वहां पे हमें देखने को मिलेगा। सही बात है। अब अगर हमारी बॉडी में ये सेपरेशन नहीं होता, ये सेपरेशन क्या कर रहा है? इंटरमिक्सिंग से प्रिवेंट कर रहा है। नहीं, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अगर दोनों मिल गए तो जाना था ऑक्सीजन, पहुंच गया कार्बन डाइऑक्साइड, लो बना लो एनर्जी। कैसे बनेगी एनर्जी? फॉर्म हो पाएगा? नहीं। तो हमारी बॉडी इस सिचुएशन को मैनेज नहीं कर सकती क्योंकि हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैमल्स के, ह्यूमंस के जो बर्ड्स हैं, इनके हार्ट में आपको चैम्बर्स देखने को मिलते हैं जो इस ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहा है? एक सेपरेशन क्रिएट कर रहा है ताकि इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इंटरमिक्सिंग ना हो। और अगर इंटरमिक्सिंग नहीं होगा तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है बॉडी में सर्कुलेट करेगा एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो कुछ एनिमल्स हैं जो 3 चैम्बर्ड हैं, उनमें थोड़ी बहुत इंटरमिक्सिंग हो जाती है और जो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब वो उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां तक हमने देख लिया कि वाई दिस सेपरेशन इज नेसेसरी, ये सेपरेशन हमारे में क्यों है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक पड़ जाता है। इस ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में एक सेपरेशन पैदा हो जाए ताकि जो एनर्जी फॉर्मेशन के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसमें कोई कमी ना आए। जैसे फिश है, फिश में 2 ही चैम्बर आपको देखने को मिलते हैं। फिश जो है वो 2 चैम्बर्ड एनिमल है। क्या है? वाटर है। वाटर उन्होंने क्या किया, पानी उनकी बॉडी से पास हो रहा है। गिल क्या कर रहा है? वो गिल्स जो है, सॉरी, वो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसे क्या कर रहे हैं? बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। उनमें डबल सर्कुलेशन देखने को हमें नहीं मिलता है। मतलब इस तरह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन हमें देखने को वहां पे स्पेसिफिकली नहीं मिलता है। क्लियर है? अच्छा, डबल सर्कुलेशन, यही दोहरा परिसंचरण जो अभी 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 तक हम समझ में आ रहा था हमें। क्या था भाई? आपका जो ब्लड है, लंग्स था, हमारे यहाँ से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया, हार्ट में आया, पल्मनरी वीन से एंटर करता है। पल्मनरी वीन से जब वो एंटर करेगा तो वो कहाँ पे एंटर करेगा? आपके हार्ट में, लेफ्ट ऑट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में गया, फिर आउटा में गया। आउटा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचा दिया उन्होंने। ठीक है, अब ऑक्सीजन पहुंचा दिया, ऑक्सीजन वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया। वही ब्लड अब फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके क्या कर रहा है? ब्लड आ रहा है। तो एक बार ऑक्सीजन लेके आया और फिर एक बार कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया। तो एक ही ब्लड सेल हार्ट के कितनी बार चक्कर लगा रहा है? 2 बार चक्कर लगा रहा है ना। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? डबल सर्कुलेशन, यानी दोहरा परिसंचरण। मीन्स दैट ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी। जब वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो एक सिंपल सा ब्लड सेल्स हमारे हार्ट में 2 बार चक्कर लगा रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डबल सर्कुलेशन, यानी दोहरा परिसंचरण। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन। तो ये चीज आपको अब आई होप समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 3 नंबर में ये सवाल पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन, तो आप सिर्फ ये लाइन लिख के ना आए, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कैसे डबल सर्कुलेशन है। कि भाई जो लंग्स है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट और लेफ्ट ऑट्रियम में आ रहा है थ्रू वाया पल्मनरी वीन्स, फिर वेंट्रिकल, फिर आउटा से गया, फिर वहां पे ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके
फिर राइट ऑट्रियम राइट वेंट्रिकल में आया, तो इस पूरे प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन यानी दोहरा परिसंचरण बोल रहे हैं। तो आपको ये पूरी चीज जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करने आनी चाहिए, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ब्लड में ऑक्सीजनेटेड और हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इनका अपना अलग अलग मान लो ट्यूब है, बेसिकली वेसल्स हम इन्हें बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हैं वो सर्कुलेट करते हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्ट होते हैं। उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आर्टरीज एंड वीन्स, है ना। ब्लड वेसल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। ये आपको एक और हार्ट का आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है। बीच में हमारा ये छोटा सा सुंदर सा हार्ट हमें दिख रहा है। ये रेड वाला पोर्शन है आपका लेफ्ट वाला रीजन, और फिर ये ब्लू वाला जो है वो राइट वाला पोर्शन है। ऊपर हमारा लंग्स वाला रीजन है, यहाँ से ब्लड जो है वो हार्ट में एंटर कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में एंटर कर रहा है, और फिर ये आउटा महाधमनी के थ्रू ये शरीर के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन के पास जाके पहुंच गया। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये अपने डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में क्या हो गए, बट गए। ये ऑक्सीजनेटेड सेल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स जो, ब्लड सेल्स जो हैं, ये अलग अलग छोटे छोटे सेल्स में बट गए, और यहाँ पे इन्होंने इस पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू के पास ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर दिया। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही ये सारी चीजें होती है कि भाई उधर कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इधर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन हाई टू लो मूव करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड हाई टू लो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज हो गया, तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो ये जो पाइप आप देख रहे हो, इसमें सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है। ये जो वेसल आप देख रहे हो, इसमें सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आर्टरीज, जिसका काम क्या होता है, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। ये क्या करता है, हार्ट से ब्लड को लेके जाता है कहाँ, पूरे शरीर में। यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन किसकी बात हो रही है, पल्मनरी आर्टरी की। भाई ये एक्सेप्शन वाला क्या सीन है, देखो हमने क्या बोला था कि जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन अभी आपने जब हार्ट का डायग्राम देखा तो हमने क्या देखा था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो लंग्स में जा रहा था, वो किसके थ्रू जा रहा था, पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू एंटर कर रहा था। नहीं, पल्मनरी आर्टरीज से होते हुए वो लंग्स में जा रहा है। तो मोस्टली आर्टरीज जो हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही इसमें सर्कुलेट करता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जो पल्मनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाता है, ठीक है। कैसा होता है ये, थोड़ा सा हमें यहाँ पे थिक देखने को मिलता है, यानी आर्टरीज की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, मस्कुलर वॉल्स हमें देखने को मिलते हैं, पेशीय परत जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। क्यों, ताकि हाई प्रेशर को ये झेल सके। एक्चुअली आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है ना, वो एक हाई प्रेशर के साथ मूव करता है ना। जब हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है ना, कोई भी चीज पंप होके जा रही है तो उसमें एक प्रेशर नहीं होगा, तो इसलिए आर्टरीज की वॉल जो होती है थोड़ी थिक होती है, ताकि वो उस प्रेशर को सर्वाइव कर सके, ठीक है। इसमें वाल्व्स नहीं देखे जाते। वाल्व्स क्या करता है, जो ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, प्रिवेंट करता है। आर्टरीज में आपको वाल्व देखने को नहीं मिलेंगे। इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट, अलग अलग ऑर्गन टिश्यूज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने का काम करता है हमारे आर्टरी भैया, ठीक है। दूसरा है हमारा वीन्स, धमनी, और ये है हमारा शिरा। शिरा यानी वीन्स का कार्य क्या काम है, इट कैरी ब्लड्स टुवर्ड्स द हार्ट, यानी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन टिश्यूज और सेल से ये ब्लड जो है वो कहां तक जाता है, हार्ट में जाता है थ्रू वीन्स। वीन्स उसको कैरी करता है और हार्ट तक लेके आता है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट यूजुअली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगेन यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, यूजुअली, क्योंकि याद करो जब लंग से ब्लड हार्ट में एंटर करता है तो वो किससे एंटर कर रहा था, पल्मनरी वीन्स से। तो वीन्स तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, लेकिन इस वाले कंडीशन में क्या है कि पल्मनरी वीन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे यूजुअली कहा गया है, क्योंकि एक एक्सेप्शन केस है। जैसे पल्मनरी आर्टरी से
जनरली आर्टरी में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है, लेकिन पल्मनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंचता है। सिमिलरली वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करते हैं, लेकिन जब लंग्स से हार्ट में ब्लड एंटर करता है तो इसको हम बोलते हैं पल्मनरी वीन्स, इसलिए वो यहाँ पे ये एक्सेप्शन वाली बात कर रहा है। यहाँ पे परत मोटी नहीं होती क्योंकि इसमें जो ब्लड मूव कर रहे हैं ब्लड सेल्स वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं है, क्योंकि वो पंप होके नहीं आए हैं। इनकी वॉल कैसी होगी, इलास्टिसिटी इसमें कम देखने को मिलेगी, पतली परत देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें ब्लड का कैसा लो प्रेशर हमें देखने को मिलता है। इसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जनरली जो वीन्स हैं उसमें ब्लड बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक आ रहा है, तो बैकवर्ड फ्लो करने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहती है, इसलिए उसमें क्या होता है, वाल्व मौजूद होता है जो वाटर के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने में मदद करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को बॉडी से हार्ट तक ले जाने का काम करता है कौन, हमारा वीन्स। क्लियर है। तो आर्टरीज यानी जो धमनी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें सर्कुलेट होता है, थिक इलास्टिक वॉल होती है, ताकि क्योंकि जो हार्ट है उसने एक प्रेशर के साथ ब्लड को है ना पंप करा है, इसलिए उसकी वॉल थिक होगी, मोटी होगी। लेकिन जो वीन्स है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है, इसकी वॉल थिक नहीं होती, इलास्टिसिटी नहीं देखने को मिलती ज़्यादा, लेकिन दे हैव वाल्व प्रेजेंट इन इट, जो वाटर के ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को क्या करता है, प्रिवेंट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, आपने ये डायग्राम देखा हार्ट का, है ना, जिसमें पूरा आर्टरीज और वीन्स हमें दिखाई दे रही है। अब आर्टरीज और वीन्स के बीच में जो रिलेशन है वो ये देखो, कितना सुंदर सा डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, जो इन दोनों के बीच में दोस्ती और इन दोनों की दोस्ती को बरकरार करने वाला जो लड़का है हमारा, वो कौन है, कैपिलरीज। कौन है, कैपिलरीज। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है यह है आर्टरी, हार्ट से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट शरीर में जा रहा है इस वाले रीजन से, और बॉडी से ब्लड हार्ट में जा रहा है किसके थ्रू, वीन्स के होते हुए, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इनके बीच में आता है कैपिलरी। भाई आर्टरीज आई, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन में आया आर्टरी ऑक्सीजन लेके, अब उस पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू के पास जब वो आएगा तो वो छोटे छोटे शेल्स में डिवाइड हो जाएगा, और जब वो छोटे छोटे शेल्स में डिवाइड होगा तो वो उन ऑक्सीजन को वहां पर क्या करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन उन शेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देगा और ऑक्सीजन को डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये कौन से वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है, कैपिलरीज यानी केशिकाएं में हमें देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने का काम कर रहा है आपका कैपिलरीज। क्लियर है, इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब और कुछ कंपोनेंट्स है जैसे प्लेटलेट्स वगैरह है, लिम्फ वगैरह है, इनके बारे में थोड़ा सा और समझ के यहां पे हमारा टॉपिक जो है हार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है, अभी तक हमने हार्ट का फंक्शन देख लिया भाई, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया, ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोनेंट क्या है, क्या कर रहा है, इसके बारे में हमने देखा। हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या है हार्ट के बारे में, उसके चारों चैम्बर के बारे में देखा, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, कहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है जिसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है उसके बारे में भी हमने देख लिया है। प्लेटलेट्स के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होते, और सबसे छोटा ब्लड सेल्स जो होता है वो प्लेटलेट्स का ही होता है। इसका काम क्या है, ब्लड की क्लॉटिंग करना, रक्त का थक्का बनाना। जब भी आपको चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स ब्रेक होगा और वहां पे रिलीज हो जाएगा एक थ्रोम्बोब्लास्टिन नाम का एंजाइम होता है जो रिलीज होता है, और जैसी वो एंजाइम रिलीज होगा वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग होने लगेगी, थक्का बनने लगेगा, जिससे ब्लड का लॉस रुक जाएगा। और इसका काम कहीं ना कहीं जर्म्स को उन घाव में एंटर करने से रोकना भी होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारा प्लेटलेट्स भी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हमने देख लिया था। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा लिम्फ। ठीक है, इसको एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, टिश्यू फ्लूइड। लास्ट टू लास्ट ईयर शायद जो क्वेश्चन आया था वो टिश्यू फ्लूइड के ही नाम से आया था, लिम्फ का ही क्वेश्चन था, बट डायरेक्ट लिम्फ शब्द का इस्तेमाल नहीं करा था, उन्होंने बोला था कि भाई टिश्यू फ्लूइड के बारे में बताओ। तो लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड बोथ आर
सेम, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, लसिका बोलते हैं इसे हम, ठीक है। सो व्हाट इट इज अ कलरलेस फ्लूइड, एक रंगहीन तरल पदार्थ है, कलरलेस फ्लूइड है, लाइक ब्लड बट विदाउट आरबीसी, मतलब ये भी एक तरीके का ब्लड है जिसमें आरबीसीज मौजूद नहीं है। भाई ब्लड वेसल्स में आरबीसीज है, जिसमें हीमोग्लोबिन है, जिसमें रेड कलर का पिगमेंट है, इस वजह से वो क्या दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है। इस गरीब के पास हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए ये एक कलरलेस सब्सटेंस है। सो इट लुक्स लाइक ब्लड बट विदाउट आरबीसी। क्या करता है, सर्कुलेट इन अ सेपरेट सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। क्या था भाई ये लिम्फेटिक सिस्टम, अभी जब आपने ये डायग्राम देखा था, कहां गए ये, तो ये जो ग्रीन वाला आपको देखने को मिल रहा है यही है लिम्फेटिक सिस्टम। भाई आर्टरीज और वीन्स में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो लिम्फ है, लसिका है, इसका अपना एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको हम बोल रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें ये सर्कुलेट करता है। कॉम्पोजिशन यानी क्या क्या चीजें मौजूद होती है, तो हमने कहा इसमें आरबीसीज नहीं होती, बाकी चीजें हमें देखने को मिलती है, यानी प्लाज्मा मौजूद होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम प्रोटीन होता है एज कंपेयर टू जो ब्लड सेल्स हैं, उसमें आपको हाई प्रोटीन अमाउंट देखने को मिलता है। लिम्फ में प्रोटीन का अमाउंट कम होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन का अमाउंट कम होता है। डब्ल्यूबीसीज भी मौजूद होती है, डब्ल्यूबीसीज के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, स्पेशली लिम्फोसाइट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें आरबीसीज और प्लेटलेट देखने को नहीं मिलती है। जैसे ब्लड आपका एक फ्लूइड है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य कर रहा है, आर्टरीज और वीन्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऐसी लिम्फ भी एक तरीके का फ्लूइड है, बट एक कलरलेस फ्लूइड है, कोई ब्लड वेसल्स वहां पे मौजूद नहीं है, और इसका अपना एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जहां पे ये पूरा सर्कुलेट हो रहा है। When blood flows in capillaries, अभी हमने देखा था भाई आर्टरीज और वीन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा था, उनकी दोस्ती को मजबूत कर रहा था कौन, कैपिलरीज। तो जब ब्लड कैपिलरीज में फ्लो करता है, सो सम प्लाज्मा लीक्स आउट, क्योंकि भाई वो वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद है, फाइन छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन वहां पे हमें देखने को मिलती है ब्लड सेल्स में। तो कुछ प्लाज्मा जो है वो लीक आउट हो जाता है थ्रू द थिन वॉल्स, ये जो पतली पतली वॉल हमें देखने को मिलती है उससे कुछ प्लाज्मा बाहर रिलीज हो जाता है उस इंटरसेलुलर स्पेस में। दीज लीक फ्लूड एंटर्स लिम्फेटिक वेसल्स, यही जो आपके फ्लूड है, यही जो आपके लीक्ड फ्लूड है, ये किस में एंटर कर जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में, और क्या कहलाता है ये, लिम्फ कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है, एक रंगहीन पदार्थ है जिसमें डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, बस आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं है, इसलिए ये कलरलेस सब्सटेंस है। जब ब्लड हमारा कैपिलरीज में फ्लो होता है तो काफ़ी थिन वॉल होने के कारण कुछ प्लाज्मा लीक आउट हो जाता है, और वो इंटरसेलुलर स्पेस में फ्लो करते हुए लिम्फेटिक जो सिस्टम था, वेसल जो था, उसमें चला जाता है, और इसी को बोल देते हैं लिम्फ यानी कि लसिका। क्या करता है भैया ये, इट एब्जॉर्ब्स फैट्स एंड फैटी एसिड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन, जो हमारी आंत है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, वहां से फैट और फैटी एसिड्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इन टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करके दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन में भेज देता है। कुछ भी चीज वेस्ट नहीं जा रही, जो भी लीक आउट हुआ था ना वो इस लिम्फेटिक सिस्टम में गया, ये सारा आपस में दोबारा से ब्लड वेसल्स में कनेक्ट हो जाता है ताकि ये दोबारा उस सर्कुलेशन पार्ट का ही हिस्सा बन जाए, क्योंकि वही मेन सर्कुलेशन सिस्टम है, वो सबसे ज्यादा मेन है। लेकिन एक अलग से और एक सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है जो उस लीक सब्सटेंस को या और ज्यादा डाइजेस्टेड या वेस्ट सब्सटेंस जो मूव कर रहे हैं उनको दोबारा से सर्कुलेशन सिस्टम का पार्ट बनाने का कार्य किया जा रहा है, किसके द्वारा, लिम्फ यानी लसिका के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी, और यहां पे हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है खत्म। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा क्या, सर्कुलेशन सिस्टम इन प्लांट, ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर वाला टॉपिक थोड़ा सा रह गया, एक बार फटाफट इसको खत्म कर लेते हैं, देन हम आएंगे अपने प्लांट्स में। भाई ब्लड प्रेशर आपने पता है कि, है ना कभी मार पिटाई घर में होती रहती होगी, है ना, कि कभी पापा डांट रहे हैं बीपी हाई हो गया, मम्मी डांट रही है बीपी हाई हो गया, या बीपी लो हो गया, ये आप सुनते आ रहे हो। तो हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर की, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट खत्म करते हैं। क्या कहता है, ब्लड एक्सर्ट्स द फोर्स एक्सर्ट बाय द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स। वेसल्स कौन,
आर्टरीज और जो वीन्स हैं उनको हम वेसल्स बोल रहे हैं। ब्लड के द्वारा उन पे जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं क्या? ब्लड प्रेशर। अब जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो वहां पे शब्द आता है भाई हाई बीपी है या लो बीपी है। क्या है इसका मतलब, इसको समझते हैं। देखो, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी, आर्टरी के अंदर जो ब्लड के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ने के समय आर्टरीज के अंदर जो ब्लड के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है उसको ही बोलते हैं हम क्या? सिस्टोलिक प्रेशर। जो हाई बीपी जिसे हम बोल रहे होते हैं सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब ब्लड वीन्स के अंदर प्रेशर एक्सर्ट करता है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन पीरियड, रिलैक्सेशन यानी विराम अवस्था के समय वीन्स के अंदर ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसको हम बोलते हैं क्या? डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, डायस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? mmHg। जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? 120 mmHg। और जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? 80 mmHg। मैं कह रहा हूं होना चाहिए, इतना ही होगा जरूरी नहीं है ना? एकदम अंदर में खुंदक, गुस्सा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल पड़ा है, भरा पड़ा है, इतना ज़्यादा एंगर इश्यूज रहता है तो बीपी वहाँ पे एकदम आसमान फाड़ रहा हो सकता है आपका, है ना? कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। बट नॉर्मल बंदे का ये नॉर्मल बीपी है कि आपका सिस्टोलिक प्रेशर इतना होना चाहिए, डायस्टोलिक प्रेशर आपका इतना होना चाहिए। भाई कैसे आपको प्रेशर कैसे चेक करते हैं? हमारे पास एक क्या है, पेज है क्या हमारे पास? हमारे पास एक यंत्र है, कौन? जिसको हम बोलते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर, स्पाइगमोमैनोमीटर। ठीक है, ये क्या है भाई? ये ब्लड प्रेशर को नापने वाली हमारी मशीन है। स्पाइगमोमैनोमीटर जो आपके बीपी को मेजर करते हैं उसके लिए जो यंत्र है वो है स्पाइगमोमैनोमीटर। होता क्या है फटाफट से समझते हैं। भाई हमारा हार्ट है, हार्ट के पैरेलल में एक कफ होता है, उसको लगाया जाता है और फिर एक वो फुसफुस सा होता है, उसको प्रेशर किया जाता है तो वहां क्या होता है? एयर प्रेशर को भरा जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, आर्टरीज है आपकी यहाँ पे वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, जब पूरी तरह से प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा। जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया है, ठीक है, अब वो क्या करेंगे? उसको एयर को छोड़ेंगे। जब वो एयर को छोड़ेंगे तो क्या होता है? वो जो आपका स्टेथोस्कोप है, डॉक्टर आपका क्या करता है? यहाँ पे लगाता है और कान में वो तुम्हारी आवाज सुन रहा है, तुम्हारी आवाज नहीं इसकी। जब अगर यहां से रिलीज करा जा रहा है, अब जैसे ही रिलीज करेंगे ना साउंड आएगा, जैसे ही वो रिलीज करेंगे साउंड आएगा। जब पहली आवाज जब आएगी तब इसका मतलब वो है तुम्हारा क्या? सिस्टोलिक प्रेशर। वो क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर। जब तुम्हारी पहली साउंड आती है उसको क्या बोलते हैं हम? सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अब रिलीज करा, अब धीरे धीरे आवाज आना बंद हो जाएगी। जब आवाज आना बंद हो जाएगी वो क्या कहलाएगा? डायस्टोलिक प्रेशर। तो आवाज आना चालू होती है 120 mmHg में, इतने पे जो आपका वहां पे मशीन रहती है जिसमें मरकरी है जो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, 120 mmHg में फर्स्ट साउंड आनी चाहिए और लास्ट साउंड बंद कब होनी चाहिए? 80 mmHg में, जो नॉर्मल कंडीशन पे होना चाहिए। अगर ऐसा होगा नहीं होगा वो डिसाइड करेगा कि भाई आपको आपका बीपी हाई है या बीपी आपका लो है। नॉर्मली जब बीपी हाई होगा तो आपको हाइपरटेंशन की इशू आती है, यानी आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर इतना ज्यादा है कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती है। आर्टरीज आपकी ब्लॉक हो गई, खत्म कहानी। क्लियर है? तो सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में भी हमने देख लिया है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। तो आर्टरी के अंदर जो ब्लड के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज सिस्टोलिक। कितना होना चाहिए? 120 mmHg। और अगर आपकी वीन्स के अंदर जो ब्लड के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम पीरियड उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये इसकी यूनिट है किसकी? ब्लड प्रेशर की। 80 mmHg होनी चाहिए। स्पाइगमो मैनोमीटर हमारा वो यंत्र है, वो हमारा डिवाइस है, मशीन है जो हमें बता रही है, हमारे मतलब ब्लड प्रेशर को मेजर करने में हमारी हेल्प कर रही है। क्लियर है? तो यहां तक हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म होता है। आशा करता हूं आपको यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। कि भैया हमारे में तो हार्ट है जो चीजों को पंप कर रहा है, हमारे पास ब्लड है
जो एक जगह से पूरे शरीर में घूम के चक्कर लगा रहा है और सबको कह रहा है लो भाई तुम अपना खाना लो, ये लो, पानी लो, सब चीजें पहुंचा रहा है। पेड़ के पास कौन सा दिल है? पेड़ के पास कौन सा दिल है? पेड़ के पास कौन सा ब्लड है जो इन सबको ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद कर रहा है? उनके पास तो ऐसा सिस्टम नहीं है। तो फिर वहां पे कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले सो प्लांट्स लाइक एनिमल्स ऑल्सो नीड अ सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट। भाई उन्हें भी तो, पेड़ पौधों को भी तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी अपना खाना बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं। एनर्जी को हर जगह पहुंचाना है, वाटर को हर जगह सर्कुलेट करना है। स्टोमेटा ने ही तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करा था, लेकिन वो अलग अलग जगह भी तो पहुंचाना है। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो अलग अलग जगह जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं वो सब प्लांट्स को भी रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा कोई पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है जो उसमें उनकी मदद करता है। तो फिर कैसी चीजें होती हैं भाई? सो वाटर और मिनरल के लिए उनको भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सिंस दे डू नॉट हैव अ हार्ट और ब्लड, दे यूज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट। इनके पास एक खास किस्म के टिश्यू यानी ऊतक देखने को मिलते हैं जो इनके ट्रांसपोर्टेशन में इनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। कौन से हैं वो टिश्यू? सबसे पहला आता है हमारा कौन? जाइलम भैया। जाइलम आपने पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, पहली बार नाम नहीं सुन रहे हो आप। अगर आप 9th क्लास पढ़ के आए हो तो आपने जाइलम वर्ड सुना ही होगा, जो कि क्या है? एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मली टिश्यू क्या है? एक टाइप के शेल से बना है जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। बट जाइलम इज अ टाइप ऑफ टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्स बट परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन। क्या? वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करने का। क्या बोला मैंने, समझ में आया? जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, लेकिन इसका काम क्या है? कॉम्प्लेक्स क्यों? जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, लेकिन इसे कॉम्प्लेक्स हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट शेल से मिलकर बना है, बट सभी के सभी मिलकर एक सिमिलर एक्शन को परफॉर्म करते हैं। वो क्या है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जाइलम जो है वो किन किन शेल से बना है? तो जाइलम ट्राकिया, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये 4 तरीके के शेल्स हैं जिनसे मिलकर बना होता है जाइलम टिश्यू, जो कि एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, एक जटिल स्थायी ऊतक है जिसे हिंदी में बोलते हैं। जाइलम का काम क्या है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होना। कैसे? वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड कैरीड अपवर्ड। आप पहले इस पिक्चर को देखेंगे तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, देख लिया? पॉज करके इस पिक्चर को देख के समझने की कोशिश करो कि क्या चीजें यहां पे दिखाई दे रही है। भाई जड़ें जो होती है पेड़ की, जो रूट्स हैं वो है ना सॉइल्स में, मिट्टी में क्या है? डीपली इनरूटेड है। देखो जो छोटे मोटे पौधे होते हैं ना, छोटे मोटे कोई पौधे हैं, तो उनमें ना इतना ज्यादा स्पेशलाइज शेल्स की आवश्यकता ना भी पड़े तो भी काम हो जाता है। क्योंकि भाई फूड बना, अगर छोटे पौधे, एक छोटा सा नन्ना नन्ना पौधा है, उसमें क्या ही इतनी बड़ी सर्कुलेशन सिस्टम या स्पेशल टिश्यू की जरूरत है कि पानी, नारियल का पेड़ थोड़ा है कि नीचे से एकदम कहाँ पहाड़ चढ़ना है, ऐसा तो है नहीं। जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो बड़े पौधे हैं, भाई मानव का शरीर भी तो 5-6 फुट का है और उससे बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं। तो पानी जो है वो जड़ों में मौजूद है, मिट्टी में मौजूद है, और पानी कहाँ ऊपर तक लेके जाना है, तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम की आवश्यकता है, एक ट्यूब की आवश्यकता है जो इन चीज को नीचे से ऊपर तक पहुंचा सके, जो फूड बन रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। उसके लिए आपको एक कंप्लीट सिस्टम की आवश्यकता होती है। वरना जो छोटे प्लांट्स है, जो विच आर वेरी स्मॉल इन साइज, उसमें इतनी खास किस्म के सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ती है जनरली। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? भाई जड़ों में यहाँ पे वाटर का लेवल क्या है? हाई है। वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। अब हमने पढ़ा था कि पत्तों में स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा क्या है? स्मॉल पोर्स, फाइन पोर्स प्रेजेंट, है ना, विच आर गार्डेड बाय द गार्ड शेल्स। अब जैसे ही स्टोमेटा का पोर ओपन होगा, वाटर जो है वो इवेपोरेट होने लगेगा। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं इवेपोरेट होने लगेंगे। अब जब यहां से वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर इज रिलीज थ्रू लीव्स टू द एयर। अब वाटर के रिलीज होने के कारण यहां पर क्या पैदा होगा? यहां पर पैदा होगा हमारा क्या? लो कंसंट्रेशन। यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे लो कंसंट्रेशन फॉर्म होगा, एक निम्न सांद्र पैदा होगी। और यहां पे तो भर भर के पानी मौजूद है मिट्टी में, यानी यहां पर क्या है? हमारा हाई कंसंट्रेशन यहां पे हमें देखने को मिल रहा है।
क्या पढ़ा था हमने कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। यहां पर भी तो यही होगा, पानी जो है वो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में है, यहाँ पे वाटर लो कंसंट्रेशन में है, तो यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे जो है वो ऊपर की ओर मूव करने लगेंगे। तो क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जाएंगे, सॉरी ऊपर से नीचे आएंगे, कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। ऊपर में हाई कंसंट्रेशन हो और नीचे में लो कंसंट्रेशन हो, ऐसा होगा नहीं, हमेशा क्या होगा, नीचे में हाई कंसंट्रेशन और ऊपर में लो कंसंट्रेशन। तो वाटर के पार्टिकल हमेशा नीचे से ऊपर की ओर गति करेंगे, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी एक ही दिशा में गति होती हुई दिखाई देती है, किसकी, वाटर की। ठीक है, अब यहां पे ट्यूब्स मौजूद होते हैं जो इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऊपर की जगह अलग अलग दिशाओं में मूव करते रहते हैं। जहां जहां लो कंसंट्रेशन पैदा हो रहा है वहां वहां वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव होने लगेंगे विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। जाइलम ऊतक के कारण यह पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव होने लगेगा। क्लियर है? ठीक है, तो वाटर की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल, यानी कहां पर होगी, अपवर्ड, यानी नीचे से ऊपर की दिशा में वाटर जो है वो हमारा मूव करता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो अभी हमने समझा, एक बार फटाफट दोबारा देख लेते हैं। क्या है कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट, जो पत्तियां हैं, स्टोमेटा का पोर ओपन होगा तो वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। वाटर रिलीज होगा वेपर की फॉर्म में, वहां पे लो कंसंट्रेशन क्रिएट होगा, लो कंसंट्रेशन क्रिएट होगा, नीचे हाई कंसंट्रेशन है, पानी नीचे से कहा जाएगा ऊपर की ओर मूव होने लगेगा। तो ये जो वाटर का वेपराइजेशन हो रहा था ना ऊपर, इसी प्रोसेस को बोलेंगे हम क्या, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। और इसी के कारण पानी नीचे से ऊपर की ओर मूव कर पा रहा है। ठीक है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। भाई हमें पता है कि जो मिट्टी है वहां पे जो पानी मौजूद है, पानी में मिनरल डिसॉल्व रहता है, तो अगर वाटर चलेगा तो साथ साथ मिनरल भी उसके साथ आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन। साथ में ये क्या कर रहा है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ये प्लांट्स में टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि भाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उन्हें रहना पड़ता है, एक्सट्रीम कैलामिटीज को झेलना पड़ता है, गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट को फेस करना पड़ता है। तो उस मोमेंट में टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है कौन, ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जिसके कारण भले ही बाहर में कितनी गर्मी हो, प्लांट के अंदर जो उनका नेचुरल टेम्परेचर है वो बैलेंस्ड रहता है, वो हमेशा मेंटेन रहता है। क्लियर है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है, जल का जो संवहन है वो काफी इजी है, सिंपल सा प्रोसेस है कि वाटर नीचे सॉइल्स जो होती हैं, जड़ें नीचे की ओर रहती है, जड़ें मिट्टी में रहती है, वहां पे पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो जनरली वहां हाई कंसंट्रेशन होता है। ऊपर जो पत्तियां है वहां पे स्ट्रोमेटा है, पोर ओपन होगा, वाटर वेपर में होगा, जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं, लो कंसंट्रेशन क्रिएट होगा। पानी हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, तो जब वो हाई से लो जाएगा तो धीरे धीरे वो करके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में वाटर के मॉलिक्यूल्स सर्कुलेट हो जाएंगे और इस तरह से पानी हर जगह पहुंच जाएगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो खाना बनता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा सिंपल नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो खाना बनाया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो खाना बनाया गया है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास, सॉरी प्लांट्स के पास जो टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है, फूड के पार्टिकल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है आपका फ्लोएम। कैसे, क्या कर रहा है, इट कैरीज फूड। फूड में क्या, शुगर। शुगर तुम्हारा चीनी नहीं है, शुगर तुम्हारा, हमने खाने ही पढ़ा था ना, शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अमीनो एसिड, प्रोटीन का छोटा भैया। हॉर्मोन्स, फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से, क्योंकि वहीं पे कौन था, क्लोरोफिल, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस हो रही है। कहाँ पे, अलग अलग ऑर्गन में स्टोर हो जाएगा। और फिर ग्रोइंग रीजन, यहाँ पे जहाँ पे ग्रोथ होनी है, जैसे फलों का बनना है, राइपनिंग ऑफ कोई बीज का बनना है, जर्मिनेशन प्रोसेस होना है, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा फूड के पार्टिकल को भेजना पड़ेगा ना, तो वहां पे जाके वो स्टोर होने लग जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज अ बाय डायरेक्शनल प्रोसेस। मतलब जैसे वाटर का क्या था कि भाई हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगा नीचे से ऊपर, इसमें ऐसा नहीं है, ये किसी भी दिशा में देखने को मिल सकता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। ठीक है, कौन, फ्लोएम के द्वारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। क्लियर है? अब
क्या देखने को मिलता है, ये डायग्राम हमें देखने को मिलता है किसके, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के, फ्लोएम के। अच्छा, फ्लोएम भी अपने आप में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट इशू है, जटिल स्थायी ऊतक है। यानी फ्लोएम भी डिफरेंट डिफरेंट शेल से फ्लोएम के शेल से मिलकर बना होता है, जो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जिसमें आपको आपका सीव ट्यूब देखने को मिलेगा, आपको कंपेनियन शेल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखो सीव ट्यूब देखने को मिल रहा है, कंपेनियन शेल देखने को मिल रहा है, जो फ्लोएम में फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। अब होता कैसे है भाई, जैसे वाटर इवेपोरेट हो रहा था उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो खाना बना है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। जो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। अलोंग विद फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो बना है उनको तो ट्रांसपोर्ट करता ही करता है, साथ में ये क्या करता है, अमीनो एसिड और बाकी के सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, विच आर अल्टीमेटली डिलीवर्ड टू द रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गन। मतलब जो अंग ग्रो कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, वहां तक फूड को पहुंचाने का कार्य करता है आपका फ्लोएम। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलोकेशन। अब ये हो कैसे रहा है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। पिक्चर है, ये बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करेगा। देखो, पानी का ट्रांसपोर्टेशन तो सिंपली पता चल रहा था कि भाई नीचे हाई कंसंट्रेशन है, ऊपर लो कंसंट्रेशन है। लेकिन फूड में क्या हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन कुछ बनता है, नहीं। तो ये कैसे करते हैं, बहुत ही एक यूनिक प्रोसेस है। अपने द्वारा बनाई गई एनर्जी को, एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी बनी है, ये उसका यूटिलाइज करते हैं और एक प्रेशर डेवलप करते हैं, एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करते हैं, जिसके कारण फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या बोला भाई मैंने, दोबारा समझते हैं। भाई ये हमारा लीफ वाला रीजन है। यहां पे ये दिख रहा है क्या है, क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होगा, खाना बनके तैयार हो गया, हमारे सुक्रोज के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं। अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कंपेनियन शेल। अब ये जो कंपेनियन शेल है ये काफी परफोरेटेड होता है, यहाँ पे छोटे छोटे आपको गैप दिखाई देते हैं, ताकि जो सुक्रोज है वो आसानी से यहाँ पे क्या कर सके, मूव कर सके। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, ये जो सुक्रोज है एटीपी का इस्तेमाल करके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके जो हमारा सीव ट्यूब है इस वाले शेल के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, जैसे ही यहां पे आपका सुक्रोज के मॉलिक्यूल एंटर करेंगे, यहां का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये जो रेड डॉट डॉट देख रहे हो ना, ये सुक्रोज के पार्टिकल है जो यहां पर सीव ट्यूब में एंटर कर रहे हैं कंपेनियन शेल से। एटमॉस्फेयर एटीपी के कारण यहां पे जो सुक्रोज है वो इस तरफ मूव करने लगेंगे, मतलब अपनी ही एनर्जी का इस्तेमाल करके ये आगे की ओर मूव कर रहा है, अपने उस ट्यूब शेल्स में पहुंच गया। अब वहां पे जब सुक्रोज इकट्ठा होने लगेंगे तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होने लगेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा उसमें ये डिसॉल्व होके अलग अलग रीजन में, जहां पर भी फूड की रिक्वायरमेंट है, जो ग्रोइंग रीजन है, जहां पे सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे जाके ये स्टोर हो जाएंगे और वहां पर एनर्जी बनाने के लिए, ऊर्जा बनाने का कार्य करेंगे। यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ऑलरेडी फॉर्म्ड एटीपी, यानी जो एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं उसका ही इस्तेमाल करके एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। और उस ऑस्मोटिक प्रेशर के डेवलपमेंट के कारण वाटर की मूवमेंट दिखाई देती है फ्लोएम के तरफ, और उसके कारण वो जो सुक्रोज है उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और फिर वो एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा और रिक्वायर्ड क्षेत्र में, या फिर जहां पे ग्रोइंग रीजन है, जहां पे सीड्स बन रहे हैं, फ्रूट्स बन रहे हैं, वहां पर उन फूड को ले जाएगा और वहां पे एनर्जी फॉर्म करने का कार्य करेगा। ये है फ्लोएम की फंक्शन। क्लियर है इतनी सी बात? तो यहां पे हमने खत्म कर दिया सर्कुलेशन इन ह्यूमन, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इससे हमने पहले देखा था और अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट देखा। आई नो ये काफी बड़ा, थोड़ा सा लेंदी लेक्चर रहा होगा। आपको लग रहा है अगर आपने ये चीजें पहली पढ़ी हुई है तो आप इसको
1.25 1.5 या 2x में अगर आप समझ सकते हैं तो बिल्कुल आप इसे 2x की स्पीड में देखिए, बट बार बार जब शब्द आपके माइंड में जाएगा ना तभी आपका टॉपिक क्लियर होगा, ताकि जब आप आंसर राइटिंग करो, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जब आप इन लेक्चर को देख लो ना तो क्वेश्चंस के आंसर लिखो। बायोलॉजी में खासकर सबसे बड़ी परेशानी है सुन के मजा आ रहा है, बट जब हम आंसर लिखने आते हैं ऐसा नहीं है कि लिखोगे नहीं, लिख लोगे, लेकिन एक बैलेंस्ड या एक सही ढंग से आंसर नहीं लिख पाते। इसलिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, ताकि जो आपका आंसर हो वो निखर गए। और इसके लिए ना आप किसी को चेक भी मत करो। अगर आपको टॉपिक की अच्छी नॉलेज है ना, आपने आंसर लिखा, 15 मिनट 10 मिनट बाद जब भी टाइम मिले आप एक बार अपने आंसर को खुद पढ़ो। आप सेल्फ एनालाइज कर पाओगे कि हाँ मैं शायद इससे अच्छा आंसर लिख सकता था या सबसे इससे भी अच्छा आंसर लिख सकती थी। ये आप खुद एनालाइज करना सीख जाओगे। और अगर शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, आने दो, एक बार दो बार तीन बार चार बार, लेकिन जब ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बन जाएगा आप इस चीज में महारत हासिल कर लोगे और फिर आपको सच में किसी और की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद से लिखोगे, टॉपिक देखोगे, लेक्चर देखोगे, पीडीएफ देखोगे, आपके आंसर्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और ये आप खुद फील करोगे। आपको किसी और व्यक्ति को ये फील कराने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट लेक्चर होगा हमारा एक्सक्रीशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और वो हमारा एक छोटा टॉपिक भी है और फाइनल टॉपिक है, जहां पे हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करके पूरे चैप्टर को हम रैप अप कर देंगे। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।